इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जो है ये एक तरीके का बहुत ही ख़राब डिजीज़ है। ओके, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली इसमें इन्फ्लेमेशन तो होता ही है, साथ ही साथ फाइब्रोसिस भी हो जाते हैं। मतलब क्या कि इन्फ्लेमेशन कम होता है और फाइब्रोसिस ज़्यादा अमाउंट में होता है। ओके, जिसके वजह से क्या है कि इसकी प्रोग्नोसिस आज के डेट में उतनी अच्छी है नहीं। एक बहुत ही ख़राब तरीके का डिज़ीज़ है और इसमें बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का। तो ये सबसे पहले स्मॉल वेसल इंजरी है। ठीक है, क्यों स्मॉल वेसल इंजरी है? क्योंकि भाई फाइब्रोसिस हो जाएंगे। हम लोग उसका पैथोजेनेसिस देखेंगे, जिससे वजह से हम लोग को पता चल जाएगा क्या कि इंजरी कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है। ओके, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो अगर इंजरी का अगर देखा जाए तो फाइब्रोसिस के वजह से होगा। और फाइब्रोसिस अगर हो जाएगा तो टिश्यूज़ को हाइपॉक्सिया कंडीशन में चला जाएगा। मतलब क्या, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाएगा। ओके, जिसके वजह से वेसल्स की इंजरी जो हो जाएगी। और इसमें क्या होता है ना, इसमें मेसेनकाइमल सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ओके, तो मतलब किसी कोई सा भी, जैसे कि हमारा एपिथेलियल सेल हो गया, एंडोथेलियल सेल्स हो गया, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेसेनकाइमल सेल्स में। ओके, और साथ ही साथ मायोफाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन हो जाएगा। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कराएंगे? मायोफाइब्रोब्लास्ट जितने भी सेल्स होंगे, ओके, वहाँ पे फाइब्रोसिस कराएगा। ओके, तो फाइब्रोसिस हो गया और साथ ही साथ मेसेनकाइमल सेल्स का में डिफरेंशिएशन हो जाता है। नेक्स्ट इसका है ऑर्फेन्स डिजीज़। तो ऑर्फन डिजीज़ को क्यों कहते हैं? तो ऑर्फन का मतलब क्या है? ऑर्फन का मतलब वही है ना कि जिसका कोई ओरिजिन, जिसके बारे में पता ना हो, जिसको अपना ही खुद का ओरिजिन मालूम नहीं है कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रखा है जिस चीज़ का। ओके, तो वो कहलाता है ऑर्फन, एक लेमन टर्म में देखा जाए तो। इसमें ऑर्फन का मतलब क्या है? इसमें ऑर्फन का मतलब ये है कि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और जो अलग अलग जो सेल्स जो प्रोड्यूस होगा उसका फंक्शन भी अलग होगा। मतलब क्या कि वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। हर एक सेल एक दूसरे से अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑर्फन्स डिजीज़ कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्या कि इसमें फाइब्रोसिस होंगे, इन्फ्लेमेशन भी होगा। तो इन्फ्लेमेशन बहुत ही कम इन्फ्लेमेशन होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं इन्फ्लेमेशन। फाइब्रोसिस ज़्यादा अमाउंट में होगा। हम लोगों ने इससे पहले रूमेटॉयड आर्थराइटिस के बारे में देखा था, जॉगरन के बारे में देखा था, सभी जगह इन्फ्लेमेशन हो रहा था, लेकिन फाइब्रोसिस कहीं नहीं है। अगर फाइब्रोसिस अगर कहीं पे भी हम लोग को दिख जाए तो वो हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंडर आता है। ओके, तो यहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन बहुत ही कम होगा और साथ ही साथ वैस्कुलोपैथी हम लोग को देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, दो टर्म होता है, एक होता है वैस्कुलाइटिस और एक होता है वैस्कुलोपैथी। वैस्कुलाइटिस का मतलब क्या है? वैस्कुलोपैथी का मतलब क्या है? वैस्कुलाइटिस का मतलब आप लोग जान ही रहे हो क्या कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा वेसल वॉल का तो उसको हम लोग वैस्कुलाइटिस कहेंगे। लेकिन वैस्कुलोपैथी क्या है? वैस्कुलोपैथी का मतलब है क्या कि अगर एंडोथेलियल इंजरी हो गया, स्मॉल वेसल के अंदर अगर कोई सा भी एंडोथेलियल इंजरी हो गया तो वो वैस्कुलोपैथी कहलाएगा। ओके, और अगर एंडोथेलियल इंजरी होता है तो वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है। ऑक्लूजन क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज होता है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जिसके वजह से वहाँ पे ऑक्लूजन कॉज करेगा। ऑक्लूजन अगर कॉज हो गया तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, सेल्स मर जाएंगे हाइपॉक्सिया कंडीशन से। तो इस केसेस में क्या होता है, जब जो हम लोग सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेसल वॉल का इंजरी होता है और जिसके वजह से वेसल्स का डेथ हो जाता है। ओके, डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपॉक्सिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसमें TGF बीटा। TGF बीटा जो होते हैं ये एक फैक्टर है जो कि फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन रिलीज़ करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस के वजह से क्या होता है, हर जगह फाइब्रोसिस होंगे। जहाँ पे भी ये साइटोकाइन जाकर के डिपॉजिट होगा, TGF बीटा क्या करेगा? फाइब्रोजेनेसिस को प्रोलिफरेट करेगा। ओके, ये एक साइकिल है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस अगर होता है तो और ज़्यादा वो इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। जैसे कि कोई वेसल्स है, ओके, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया। ओके, फाइब्रोसिस और फर्दर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा, तो मतलब ये कंटिन्यू होते चला जाएगा। ओके, तो ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होते रह गया। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसके वजह से भी इन्फ्लेमेशन। ऑटो एंटीबॉडी का भी यहाँ पे है रोल। ऑटो एंटीबॉडी के वजह से भी एंटीजेंस
एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके, और एंटीबॉडी रिलीज़ होता है, तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा। तो एक साइकिल ये चलता रहता है। पहले क्या हुआ, पहले इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद जो फर्दर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा, फर्दर इन्फ्लेमेशन को अगर ट्रिगर करता है तो वहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ आएंगे। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ ऑब्वियस सा बात है, वहाँ पे फिर से साइटोकाइंस वगैरह का रिलीज़ कराएंगे, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन, ये सब रिलीज़ होगा, तो उसके वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन होगा, ओके। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईएसआर का। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ईएसआर क्या इसमें क्या है कि ईएसआर यहाँ पे लो होता है। जनरली इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जॉगरन के बारे में, ओके। एसएलई के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे क्या कि सब जगह ईएसआर रेज्ड होता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ जो कि रूमेटोलॉजी में आते हैं लगभग सभी में ईएसआर रेज्ड होता है। ये एक लौता डिजीज़ है जिसमें ईएसआर कम है। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर बात किया जाए तो ईएसआर सबसे पहले इसमें कम हम लोग को दिखेगा। फाइब्रोसिस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दोनों सा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में फाइब्रोसिस आता है या ईएसआर लो आता है तो हम लोग को उसका सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के तरफ सोचना होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस, इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या कि इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इन्फ्लेमेशन कैसे होगा, फाइब्रोसिस कैसे होगा, ओके। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या हुआ, किसी सा भी वस्कुलर इंसल्ट हुआ। अब वस्कुलर इंसल्ट कैसे हो सकता है, तो जाहिर सा बात है वस्कुलर इंसल्ट होने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होगा। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वायरस में पार्वोबी9 हो गया, कुछ साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स वैस्कुलर इंसल्ट करवाएंगे, ओके, जिसकी वजह से हमारा एंडोथेलियल सेल का इंजरी होगा, ओके। अब एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाएगा तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का क्या मतलब है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा, रिड्यूस्ड हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, पीजीएफ जो होंगे वो रेड्यूस हो जाएंगे, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे होंगे। तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो गया, ओके। अब इतने सारे चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सब क्या कराता है ना, वस्कुलर वॉल का रीमॉडलिंग कराता है। मतलब क्या कि पहले एंडोथेलियम टूटा किसी तरीके से, हमारे एंडोथेलियल सेल्स थे, ओके, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे ब्रेक कर गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ओके। अब ये चेंजेस क्या करेगा ना, ये हमारा वस्कुलर वॉल को फिर से रीमॉडल कर देगा, ओके। मतलब ये क्या कि पहले वस्कुलर वॉल किसी और चीज़ से बना जो कि रिलीज़ कर रहा था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह को, ओके। और भी यहाँ पे फैक्टर्स थे जैसे कि हमारा थ्रोम्बिन हो गया, एंडोथेलियल फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स अगर रिलीज़ हो रहा था तो यहाँ पे याद रखना कि ये प्रोलिफरेशन करवाएगा और ये ल्यूमेन को नैरो कर रहा होगा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का वहाँ पे एग्रीगेशन और थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो ये ऑब्लिटरेशन कराएगा वैस्कुलर, ओके। नेक्स्ट तो ये तो एक पाथवे हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारा, और भी अगर ये वस्कुलर इंसल्ट होता है ना तो एंडोथेलियल सेल्स का एपोप्टोसिस होता है। मतलब अगर कुछ भी वस्कुलर इंसल्ट होगा तो सेल्स वहाँ पे खुद डेथ की तरफ चला जाएंगे, ओके। तो वहाँ पे भी अगर मान लो सेल का डेथ हो रहा है तो कैपिलरी में फिर से टेंशन लगेगा, ओके। तो वहाँ पे कैपिलरी रेरफैक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या है ना कि ये जो हमारा एंडोथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा था, तो कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कि जहाँ पे इंजरी है सेल्स में, ओके, जहाँ पे इंजरी है, जैसे सपोज यहाँ पे इंजरी हो गया, ओके, तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल को प्रोलिफरेट करके इधर जाना था लेकिन वो कहीं और चला गया। अगर वो प्रोलिफरेट करके इधर आ गया, ओके, तो डिफेक्टिव एंडोथेलियल मोबिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। मतलब उसको जाना था कहीं और, चला गया वो कहीं और, ओके। तो यहाँ पे भी क्या होगा ना कि अब दूसरे जगह पे वैस्कुलोजेनेसिस होने लगेगा। मतलब यहाँ पे प्रोलिफरेशन अगर होते चला गया तो यहाँ पे दूसरे टाइप्स के सेल्स बनने चले जाएंगे। तो वो कहलाता है क्या कि इम्पेयर्ड वैस्कुलोजेनेसिस। मतलब उसको बनना चाहिए था कहीं और, बन रहा है कहीं और, ओके, ओके। तो हम लोग इस पाथवे से भी देख रहे हैं क्या कि वैस्कुलर ऑब्लिटरेशन हो रहा है। ये मेन पाथवे है, यहाँ से भी वैस्कुलर ऑब्लिटरेशन की तरफ जा रहा है और इधर से भी वैस्कुलर ऑब्लिटरेशन की तरफ जा रहा है, ओके। तो जब भी वैस्कुलर ऑब्लिटरेशन होगा तो वो रिजल्ट करेगा टिश्यू हाइपोक्सिया। और टिश्यू हाइपोक्सिया जो होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल डेथ होते हैं, ओके। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कन्वर्ट करता है जो भी एपिथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट में ये कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है, ओके। और जो हमारा हम लोगों ने देखा क्या कि फाइब्रोब्लास्ट में अगर कन्वर्जन होगी तो TGF बीटा के वजह से होगी। TGF बीटा जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन कराता है, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइब्रोसिस के बारे में। ये टेबल हम लोग को बताता है क्या कि फाइब्रोसिस कैसे होता है। इससे पहले वाले टेबल में हम लोगों ने देखा था कि हाइपॉक्सिया की तरफ वो कैसे जा रहा है, वैस्कुलर ऑक्लूजन कैसे हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया कैसे हो रहा है। इसमें हम लोग बात करते हैं फाइब्रोसिस के बारे में। ओके, तो फाइब्रोसिस कैसे होती है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंजरी हुआ एंडोथेलियल सेल्स का। ओके, तो कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड होना। जेनेटिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जैसे कभी भी इंजरी होता है तो कुछ फैक्टर्स हमारे बॉडी में खुद पे खुद रिलीज़ होने लग जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जैसे TH2 सेल्स हो गया, ओके, डेंड्राइटिक सेल्स हो गया, टॉल लाइक रिसेप्टर हो गया, टाइप 1 इंटरफेरॉन हो गया, इन्फ्लामासोम्स हो गए, ओके, प्लेटलेट एक्टिवेशन, थ्रोम्बिन, ये सब आपको मालूम ही होगा। ये सारी चीज़ कोई सा भी वस्कुलर इंसल्ट में रिलीज़ होता है। ओके, जिससे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा TGF बीटा। अगर TGF बीटा अगर रिलीज़ हो गया, ओके, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अगर रिलीज़ हो जाता है तो ये प्रमोट करता है फाइब्रोब्लास्ट को। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर जो होता है वो TGF बीटा होता है। TGF बीटा की वजह से फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होगा ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ PPAR गामा, PPAR गामा के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है मायोफाइब्रोब्लास्ट में। ओके, अब ये मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कराता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, और जितना भी मैट्रिक्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उनका एक्यूमुलेशन कराएगा, मैट्रिक्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ओके, और जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनका रीमॉडलिंग कराएगा। मतलब क्या कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फिर से दोबारा बन रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट मैट्रिक्स है वो कॉन्ट्रैक्चर की तरफ जा रहे हैं। ओके, और उनका रीमॉडलिंग हो रहा है, जिसके वजह से स्टिफनेस होगा। ओके, स्टिफनेस की वजह से हम लोग एक क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे आगे कि टाइटनेस ऑफ द स्किन ये भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया है, स्टिफनेस। ओके, तो ये सब रिजल्ट करता है फाइब्रोसिस में। ओके, एक और पाथवे जो इधर है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स में, जैसे कि एंडोथेलियल इंजरी हो गया। ओके, तो इंटीमल जो वेसल्स का जो इंटीमल जो इनर लेयर होता है उनका प्रोलिफरेशन होगा। तो सिमिलरली हम लोगों ने पहले देखा था क्या कि इनर लेयर का प्रोलिफरेशन होगा तो कैपिलरी पे स्ट्रेस पड़ेगा, टेंशन पड़ेगा, जिसकी वजह से कैपिलरी रेयरफैक्शन की तरफ जाएगा। ओके, हाइपॉक्सिया वही पुराना टेबल है हमारा, तो यहाँ पे भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होगा, हाइपॉक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 होगा। ओके, तो ये सब सेल्स को पूरे तरीके से कन्वर्ट कर देगा। सेल्स में प्लास्टिसिटी आ जाएगी। मतलब क्या, सेल्स अब ओरिजिनल सेल्स के जगह किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो प्लास्टिसिटी के वजह से वो वही फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, यही पाथवे को ये फॉलो करेगा। ओके, यहाँ पे भी देखो फाइब्रोसाइट्स होंगे, एंडोथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स, पेरिसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ये सब में चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, और ये सब के सब जाएंगे हमारा फाइब्रोसिस की तरफ। तो ये हमारा फाइब्रोसिस का पाथवे हो गया। ओके, और एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होता है ना, उसको डायरेक्टली हमारा ऑटो एंटीबॉडी इन्फ्लुएंस करता है। B सेल्स, T सेल्स, ओके, कभी कभार ये सारे फैक्टर्स जो होंगे ये ऑटो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करेंगे। B सेल्स, T सेल्स सबको स्टिमुलेट करेंगे और ये डायरेक्टली हमारा फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा के बारे में। तो स्क्लेरोडर्मा है क्या? तो स्क्लेरोडर्मा मतलब अगर हमारे स्किन में कहीं से भी थिकनिंग हो गया या फिर इंड्यूरेशन वहाँ पे हो गया तो वो कहलाता है स्क्लेरोडर्मा। ओके, थिकनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ स्किन। तो ये जो हमारा स्क्लेरोडर्मा है ना, इसमें सिस्टमिक फीचर्स कुछ प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्लेरोडर्मा में सिस्टमिक फीचर्स प्रेजेंट हुआ, मतलब क्या कि अगर स्किन का हमारा थिकनिंग हो गया, वहाँ पे कुछ इंड्यूरेशंस हो गए और साथ ही साथ सिस्टमिक फीचर्स भी अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा कहलाता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अगर स्क्लेरोडर्मा में सिस्टमिक फीचर्स एब्सेंट है, मतलब विथ और विदाउट था, तो अगर यहाँ पे सिस्टमिक फीचर्स एब्सेंट है तो वो कहलाता है लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसर्न होता है। और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप अगर देखा जाए लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा में तो मॉर्फिया होता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट का ही ये पार्ट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, मतलब क्या कि स्क्लेरोडर्मा प्लस सिस्टमिक फीचर्स जिसमें प्रेजेंट हो। ओके, तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डिफ्यूज्ड क्यूटेनियस और एक होता है लोकलाइज्ड क्यूटेनियस। ओके, अब देखते हैं हम लोग स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन। मतलब क्या कि स्क्लेरोडर्मा है नहीं लेकिन वो प्रेजेंट करेगा स्क्लेरोडर्मा। नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन्स में क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे, अगर आप लोग कुछ ऐसा ड्रग्स ले रहे होंगे जैसे ब्लियोमाइसिन,
पेंटाजोसिन, तो ये सब स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन्स हम लोग को शो करेगा। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कौन कौन से ड्रग्स हैं हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग कोई टेस्ट करते हैं बॉडी में, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट डाला किडनी के बारे में, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर किसी का लो जीएफआर है तो आप लोग को चेक करना है क्या कि जीएफआर उसका सही है या नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे गैडोलियम टेस्ट करते हैं। ओके, गैडोलियम कॉन्ट्रास्ट हम लोग डालते हैं उसके बॉडी में और हम लोग टेस्ट करते हैं उसका जीएफआर के बारे में। तो अगर गैडोलियम हम लोगों ने डाला तो उसके वजह से अगर कोई हमारे उसके किडनी में अगर कोई फाइब्रोसिस हो गया तो वो कहलाता है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड। मतलब कोई कॉन्ट्रास्ट हम लोग डाल रहे हैं और जिसके वजह से उसके बॉडी में फाइब्रोसिस डेवलप कर जाए तो वो कहलाता है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गैडोलियम। गैडोलियम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, गैडोलियम हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसका किसी बंदे का जीएफआर हम लोग मॉनिटर कर सके, उसको चेक कर सके कि जीएफआर उसका सही है या कम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल ट्रिप्टोफैन। एल ट्रिप्टोफैन आप लोग जानते हो क्या कि ये बनाता है मेलानिन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे चल कर क्या कि क्लिनिकल फीचर्स में स्किन का भी चेंजेस हो सकता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन भी हम लोग हो सकता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हाइपो पिगमेंटेशन दोनों इंड्यूस हो सकता है। ओके, तो एल ट्रिप्टोफैन एक स्क्लेरोडर्मा लाइक लीशंस हो सकता है। डायबिटीज़ क्यों, क्योंकि डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, अगर ये बहुत ही एडवांस स्टेज में चला गया हो तो वो भी प्रेजेंट कर सकता है स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन से। नेक्स्ट है ईओसिनोफीलिया। ओके, ईओसिनोफीलिया अगर होगा तो यहाँ पे भी स्किन का मैनिफेस्टेशन हम लोग को देख सकता है, जैसे कि ईओसिनोफिलिक फेशियाइटिस वगैरह यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये सारे था हमारा स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा एनवायरमेंटल एजेंट्स है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था क्या ड्रग्स के बारे में। स्क्लेरोडर्मा लाइक लीजन्स कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे उसी ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ड्रग्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ड्रग्स में ब्लियोमाइसिन होगा, पेंटाजोसिन होगा, टैक्सोल होगा, कोकेन होगा। तो ये सारे ड्रग्स जो होंगे ये स्क्लेरोडर्मा लाइक फीचर्स दे सकते हैं। अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा हो ये सारे ड्रग्स को तो हम लोग उसका ऐसा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएगा जैसे उसको स्क्लेरोडर्मा हो। स्क्लेरोडर्मा क्या था, स्क्लेरोडर्मा हमारा थिकनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ स्किन था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो कुछ एनवायरमेंटल एजेंट्स जो हम लोगों ने बात किया था इससे पहले में कि वो टिश्यू हाइपॉक्सिया के लिए फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो एनवायरमेंटल एजेंट्स में कुछ केमिकल्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। तो नॉर्मल केमिकल्स में हमारा आता है सिलिका आता है, हैवी मेटल आता है, मर्क्यूरी आता है। ओके, तो ये सारे केमिकल्स हो गए। नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनिक मतलब इन चीज़ों से, इन केमिकल्स और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर वो बंदा एक्सपोज्ड है, ओके, तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है हाइपॉक्सिया के लिए। ओके, तो ऑर्गेनिक में क्या हो गया, ऑर्गेनिक में विनाइल क्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया। ओके, तो कुछ ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि एपेटाइट को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो ये सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एज ग्रुप। तो कौन से एज ग्रुप में कॉमन है, तो ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना 30 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है। आगे हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ के बारे में। ओके, जिसमें सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इंड्यूस्ड होता है, जिसमें सिस्टमिक स्क्लेरोसिस नॉट इंड्यूस्ड होता है। तो ये एज ग्रुप से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या कि उस बंदे को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। अगर इस ग्रुप से कम है या फिर ज़्यादा है तो वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में नहीं आएगा, उसमें कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ और डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल इज़ टू फीमेल। ऑब्वियसली जितने भी रूमेटोलॉजी में हम लोगों ने बात किया है तो फीमेल का प्रीडोमिनेंसी देखा गया है। यहाँ पे भी 5:1 है, मतलब फीमेल प्रीडोमिनेंट है। नेक्स्ट है 95% केसेस में ANA पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेनॉल्ड्स फेनोमेना के बारे में। ओके,